अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के साइंस के तमाम वीडियोज़ अवेलेबल होते हैं और आगे भी आपको ये तमाम वीडियोज़ इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक खुलिया और खुलवी हैवान से सेल्स एंड सेल्स ऑर्गेनेलीज। ये इसका पार्ट 3 है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। जमात हश्तुम के लिए स्टैंडर्ड 8 के लिए मजमून है साइंस और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, सेल क्या है और सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखे थे, है ना। तो आज इसके आगे देखते हैं ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल। ये हमारे चैप्टर का नाम है। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं। तो आपको पता है कि जानदारों की बुनियादी अफ़ाली इकाई क्या है? खुलिया या सेल है। तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए जिस तरह से हवा, पानी, ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, वैसे ही जानदारों की जो एक बुनियादी अफ़ाली इकाई है सेल, इससे भी ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमने देखा है कि सेल्स में किस तरह से नफूज़ व वलूज होता है और डिफ्यूजन का अमल होता है। सेल्स को भी जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस तरह से जो है अपनी नफूस पजीर झिल्ली के ज़रिए बाहर खारिज करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम देख चुके हैं। हमारे सेल्स को भी ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है। ये ग़िज़ाई अज्जा भी नफूस पजीर झिल्ली के ज़रिए सेल्स में दाखिल होते हैं। ये तमाम के मुतालिक हमने मालूमात हासिल किए थे हमारे लास्ट 2 वीडियोज़ में। हमने देखे थे पार्ट्स ऑफ अ सेल, खुलिये के हिस्से के बारे में क्या क्या है। सबसे पहला हमने देखे थे खुलवी दीवार, ठीक है। ये सिर्फ नबाती खुलिये में पाई जाती है, हैवानी खुलिये में खुलवी दीवार नहीं पाई जाती और इसका काम होता है खुलियात की हिफाजत करना। क्विक रिवीजन लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। खुलवी झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हैवानी और नबाती खुलिये दोनों में पाई जाती है। ये खुलवी झिल्ली जो है लचकदार, पतली झिल्ली, नाजुक झिल्ली होती है और ये खुलिये की अज्जा को बैरूनी माहौल से अलहदा रखती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये फिर हमने देखे थे कि किस तरह से खुलियात में जो है पानी का लेन देन होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। ये हमने लास्ट टाइम देखे थे। खुलिये माए के बारे में फिर हमने देखे थे साइटोप्लाज्म खुलिये में जो है एक चिपचिपा मादा होता है जो मुसलसल हरकत करता रहता है और खुलवी हैवान से इसमें तैर रहे होते हैं। इसे ही साइटोप्लाज्म या खुलिया माया कहते हैं। खुलवी हैवान से सेल ऑर्गेनेलीज खुलिये में मौजूद झैली अज्जा जो मखसूस फ़ेल अंजाम देते हैं, उन्हें खुलवी हैवान से या खुलिये के आज़ा कहते हैं। हर हैवान से के गिर्द प्रोटीन की झिल्ली होती है। मरकज़ा और सब्ज़ मायना के अलावा दीगर तमाम हैवान से इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन के ज़रिए देखे जा सकते हैं। आज हम देखेंगे इससे आगे। आज हम देख रहे हैं खुलिये का सबसे अहम हिस्सा मरकज़ा या न्यूक्लियस जिसे कहते हैं। मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए देखने पर नज़र आने वाला कुर्रा नुमा ठोस नुक्ता ही उस खुलिये का मरकज़ा या न्यूक्लियस होता है। दरमियान में आपको न्यूक्लियस बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। खुलियात में उमूमन वाज़ेह मरकज़ा बरदार होते हैं। मरकज़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आता है इसमें। प्याज के छिलके की आयोडीन के ज़रिए रंगी गई स्लाइड मुरक्कब खुर्दबीन के ज़रिए देखने पर नज़र आने वाला कुर्रा नुमा ठोस नुक्ता ही उस खुलिये का मरकज़ा है। देखिए यहाँ पे प्याज का छिलका का क्रॉस सेक्शन लिया गया और फिर उसका हमने जो है उस पर कवर स्लिप लगाकर हमने उसे माइक्रोस्कोप से जब उसका मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे खुलियात जो है उसमें नज़र आ रहे हैं। खुलवी दीवार मौजूद है और कुर्रा नुमा एक डार्क नुक्ता जैसे बड़ा सा नज़र आता है, वो ही उसका मरकज़ा है।
इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन के ज़रिए मुशाहिदा करने पर मरकज़े के गिर्द दोहरा गिलाफ और इस पर मरकज़वी शगाफ नज़र आते हैं। आप अगर न्यूक्लियस को देखते हैं तो मरकज़े के गिर्द जो है दोहरा गिलाफ होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यहाँ पर आपको देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र आ रहा होगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके ज़रिए मरकज़े के अंदर बाहरी अशिया का नक्लो हमल होता है। मरकज़े में एक कुर्रा नुमा मरकज़ीचा, जिसे मरकज़ीचा कहते हैं, ये जो येलो कलर का यहाँ पे नज़र आ रहा है ये है कुर्रा नुमा मरकज़ीचा। इसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है और लोनियो यानी क्रोमोसोम का जाल होता है। लोनिये दरअसल पतली डोरी जैसे अज्जा होते हैं। क्रोमोसोम पर मौजूद फ़आल अज्जा को जीन कहते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये आपको पता है पतली डोरी जैसे अज्जा होते हैं, और क्रोमोसोम जो होते हैं इन पर फ़आल अज्जा को जो है जीन कहा जाता है। ये न्यूक्लियस यहाँ पर आप लोग देख, तो ये है मरकज़ा। मरकज़े में आप देख सकते हो दरमियान में मरकज़ा है, उसके अतराफ़ में मरकज़वी गिलाफ है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। दरमियान में मरकज़वी शगाफ है। लोनी ज़र्रात जो है वहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको, या जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसके अफ़ाल क्या है, मरकज़े का काम क्या है? खुलिये के तमाम अफ़ाल और खुलवी तक़सीम पर काबू रखना, जीन के ज़रिए मौरूसी खुसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल करना। ठीक है, ये इसका अहम फ़ेल है। खुलिये के तमाम अफ़ाल और खुलवी तक़सीम पर जो है ये काबू रखते हैं और जीन के ज़रिए मौरूसी खुसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल करते हैं। तो जो हेरिडिटरी जिसे कहा जाता है, जैसे अगर हमारे बाल घुंघराले हैं तो आपने नोटिस किए होंगे कि अगर आपके बाल घुंघराले हैं तो आपके अम्मी अब्बा के भी घुंघराले हैं। अगर आपके अंदर कोई ख़ास कहीं आदत है जो आपके अम्मी अब्बा में भी मौजूद है, तो ये उनसे आप में कैसे मुंतकिल हुई पता है आपको? ये मुंतकिल होती है जीन के ज़रिए, और ये जीन ही मौरूसी खुसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल करने का काम करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मरकज़े में, क्रोमोसोम्स पर। क्या आप जानते हैं खून के सुर्ख ज़र्रात आरबीसी में अगर मरकज़ा ख़त्म हो जाता है तो मरकज़े के ख़त्म हो जाने पर हेमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा जगह मुहैया होती है और ज़्यादा ऑक्सीजन ले जाई जाती है। तो अगर जो खून के सुर्ख ज़र्रात है, रेड ब्लड सेल्स जिसे कहते हैं, अगर उसमें से मरकज़ा ख़त्म हो जाए तो हेमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा जगह मुहैया होती है। नबातात की उरूकी नालियों के छलनी खुलिये के मरकज़े ख़त्म होने पर इनमें खला पैदा हो जाता है और ग़िज़ा की नक़्ल हमल आसानी से होती है। बिल्कुल वैसे ही प्लांट सेल्स में भी होता है। नबातात में क्या होता है कि नबातात की जो उरूकी नालियों के छलनी खुलियों के मरकज़े जो है ख़त्म हो जाते हैं और फिर उनमें खला पैदा होता है और ग़िज़ा की नक़्ल हमल आसानी से होती है। दरुमाया का जाल, अब देखते हैं दरुमाया के जाल के बारे में, या जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहा जाता है। ये दरुमाया का जाल आप तस्वीर में देख सकते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और ये मरकज़े के अतराफ़ में इस तरह से दरुमाया का जाल होता है जिस पे राइबोसोम्स आप देख सकते हैं। आपके घर की इमारत में कितनी किस्म की पाइपलाइन है, वो कौन कौन से काम करती है, और अगर ये पाइपलाइन ना होती तो क्या होता? देखिए हमारे घरों में पानी के लिए पाइपलाइंस होती हैं, है ना। इसके अलावा बहुत सारी जगह पर गैस की पाइपलाइंस भी होती हैं। तो अगर ये पाइपलाइन नहीं होती तो क्या होता? खुलिये के अंदर मुख्तलिफ मादों के नक़्ल हमल का काम अंजाम देने वाले हैवानसे को दरुमाया का जाल कहते हैं। जिस तरह से पाइप के ज़रिए पानी की नक़्ल हमल का काम अंजाम होता है ना, पाइप के ज़रिए पानी टाँकी से हमारे घरों में, जो टंकी लगी होती है वहाँ से हमारे घरों में आता है। गैस के जो
स्टेशंस हैं वहाँ से पाइप के ज़रिए गैस हमारे घरों तक आती है, बिल्कुल वैसे ही खुलिये के अंदर मुख्तलिफ मादों के नकलो हमल का काम अंजाम देने के लिए हैवानसे को दरू माया का जाल कहते हैं। दरू माया का जाल यानी मुर्तइश माए से भरी हुई खुर्दबीनी नालियों और शिकनों के जुड़ने से बनने वाली जाल जैसी साख्त होती है। दरू माया का जाल अंदर की जानिब मरकज़े से और बैरूनी जानिब खुलवी दीवार से जुड़ा हुआ होता है। तो ये अंदर की जानिब कहाँ से जुड़ा होता है? मरकज़े से जुड़ा होता है। और बैरूनी जानिब जो है ये कहाँ जुड़ा होता है? खुलवी दीवार से जुड़ा होता है, क्योंकि हमें पता है कि बाहर से जो मादे अंदर आएंगे, ऑक्सीजन आएंगी या ग़िज़ाई अज्जा आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर खारिज होगी, तो उसके लिए अंदर के अज्जा बाहर जाने के लिए, बाहर के अज्जा अंदर आने के लिए वो नफूस पजीर झिल्ली के ज़रिए ये काम होता है। तो इसलिए ये वहाँ तक जुड़े हुए होते हैं और फिर वहाँ से जो अज्जा आ रहे हैं उनको मरकज़े तक ले जाने का काम ये अंजाम देते हैं। इसकी सतह पर राइबोसोम्स के ज़रात होते हैं, इसलिए इसे गैर हमवार दरू माया का जाल कहा जाता है। राइबोसोम्स आप देख सकते हैं इसकी सतह पर मौजूद होते हैं। जो डॉट 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 नज़र आ रहे हैं वो राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम्स एक्चुअली दरू माया का जाल एक्चुअली क्या है? दरू माया का जाल जो है खुर्दबीनी नालियाँ हैं जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं। देखिए ये यहाँ पर बताया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस रेड कलर का जो है मरकज़ीचा है, न्यूक्लियोलस उसके अतराफ में न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद में जो है वहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स आप देख सकते हो, मरकज़ी शगाफ होते हैं। फिर उसके बाद होते हैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इस पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, गैर हमवार दरू माया का जाल। और एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो वहाँ पर आपको न्यूक्लियस के पास नज़र आ रहे हैं, वो हमवार दरू माया का जाल है और ये गैर हमवार दरू माया का जाल है। ये गैर हमवार क्यों है? क्योंकि इस पर राइबोसोम्स होते हैं। अब इसके अफ़ाल क्या हैं? इसके अफ़ाल हैं खुलियों को सहारा देना, प्रोटीन का नकलो हमल करना, ग़िज़ा हवा पानी के साथ जिस्म में दाखिल हो जाने वाले जहरीले मादों को आबी महलूल की शक्ल में जिस्म से बाहर खारिज करना। खुलिये को सहारा देने का काम अंजाम देते हैं, ये प्रोटीन की नकलो हमल का काम अंजाम देते हैं। इसके अलावा ग़िज़ा हवा पानी के साथ जिस्म में दाखिल हो जाने वाले जो जहरीले मादे हैं उसको आबी महलूल की शक्ल में जिस्म से बाहर खारिज करने का काम भी ये अंजाम देते हैं। अब देखते हैं गोल्जी अजसाम के बारे में, या जिसे गोल्जी बॉडीज़ कहा जाता है। ये है गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी अजसाम। इनका क्या काम है देखते हैं। गोल्जी अजसाम या गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से मुतवाज़ी 5 से 8 चपटी खोखली तहों से गोल्जी अजसाम बनते हैं। इन तहों को बरके कहा जाता है। इन बरकों में मुख्तलिफ़ किस्म के खामरे होते हैं। दरू माया के जाल के ज़रिए तरसील शुदा प्रोटीन गोल केसों में बंद होती है। खुलिया माया के ज़रिए ये केसे गोल्जी अजसाम तक पहुँचते हैं और इख्तराई अज्जा की मदद से इनका माए बरकों में पहुँचाया जाता है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो बरके जो है बताया गया है, और अंदर दाखिल होने वाला तरसीली केसा दरोना यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर नौमौलूद केसा और अफराजी केसा भी आप देख सकते हैं। बरकों की तहों से आगे बढ़ते वक्त खामरों की वजह से इन मायात में तब्दीली होती जाती है। ये तब्दील शुदा प्रोटीन दोबारा गोल केसों में बंद होकर गोल्जी अजसाम के पुख्ता हिस्से से बाहर खारिज होती हैं, यानी कारखाने की अशिया पैक करके आगे रवाना करने वाले पैकिंग जैसे शोबे का काम इन बरकों के ज़रिए अंजाम पाता है। देखिए कारखाने में जब अशिया तैयार हो जाती है तो आप लोगों ने इसके वीडियोस भी बहुत देखे होंगे, आजकल इस तरह के वीडियोस बहुत नज़र आते हैं।
پیکنگ وغیرہ کے ویڈیو کہ فیکٹری میں پیکنگ کس طرح سے کی جاتی ہے. تو جب کوئی شے تیار ہوتی ہے تو جب وہ آگے بڑھتی ہے کارخانے میں تو وہاں پر اس کی پیکنگ کا کام ہوتا ہے. تو بالکل ویسے ہی تبدیل شدہ پروٹین دوبارہ گول کے حصوں میں بند ہو کر گولجی اجسام کے پختہ حصے سے باہر خارج ہو جاتی ہے. پیکنگ کا کام سمجھ لیجئے کہ گولجی اجسام پیکنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر دیکھیے یہی ہے گولجی اجسام یا گولجی باڈیز جسے کہتے ہیں. اور یہاں پہ بتایا بھی گیا ہے کہ یہ پیکنگ کیسے ہو رہی ہے اور ٹرانسپورٹ ویسیکل دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کس طرح سے یہاں سے پیکنگ ہو رہی ہے اور پھر ایکزوسائٹوسس مادے جو ہے باہر نکل رہے ہیں. انڈوسائٹوسس دونوں بتایا گیا ہے یہاں پر. اب ان کا افعال کیا ہے, گولجی اجسام کا کام کیا ہے. گولجی اجسام خلیے کا افرازی حیوان سا ہے. افراز کا کام کرتا ہے, چیزوں کو باہر پھینکنے کا کام کرتا ہے. خلیے میں تالیف شدہ خامرے, پروٹین, لون وغیرہ مادوں میں تبدیلی پیدا کر کے ان کی تقسیم کرنے کا کام کرتا ہے. ان خلیے میں یا خلیے کے باہر متوقع جگہ پہنچانا, خالیے اور افرازی کیسوں کی تشکیل کرنا, خلوی دیوار, خلوی جھلی اور لائسوزوم کی تشکیل میں مدد کرنا وغیرہ. تو جو گولجی اجسام ہے یہ خلیے کا افرازی حیوان سا ہے. خلیے میں تالیف شدہ خامرے, پروٹین, لون وغیرہ مادوں میں تبدیل کرنا اور ان کو تقسیم کرنے کا کام کرتا ہے. اور خلیے میں یا خلیے کے باہر متوقع جگہ پہنچانے کا یہ کام کرتا ہے. خالیے اور افرازی کیسوں کی تشکیل کرنے کا یہ کام کرتا ہے. کیمیلو گولگی سائنسدان نے سب سے پہلے گولجی اجسام کی وضاحت کی تھی. سیاہ تعامل نالی تکنیک کو انہوں نے ترقی دی. اس تکنیک کی مدد سے انہوں نے عصبی نظام کا بغیر مطالعہ کیا. انہیں عصبی نظام کی ساخت کے مطالعے کے لیے سینٹیاگو کاجل نامی سائنسداں کے ساتھ سن 1906 میں مشترکہ طور پر نوبل انعام سے نوازا گیا. نوبل پرائز جو ہے وہ سب سے بڑا دنیا کا پرائز کہلایا جاتا ہے اور یہ مختلف شعبہ جات میں دیا جاتا ہے, جیسے طب میں, سائنس میں, ادب میں, الگ الگ شعبہ جات میں دیا جاتا ہے, آرٹس میں, تفریح میں. تو یہ سائنسداں جنہوں نے سب سے پہلے گولجی اجسام کیا ہوتے ہیں اس کی وضاحت کی تھی, انہیں بھی نوبل انعام سے نوازا گیا. تو حیوانی خلیے اور نباتی خلیے میں کیا فرق ہے. دیکھیے یہ حیوانی خلیہ اور نباتی خلیہ بتایا گیا ہے. حیوانی خلیے میں خلوی جھلی ہوتی ہے. نباتی خلیے میں خلوی جھلی کے اطراف میں خلوی دیوار ہوتی ہے. اس میں ویکیولز آپ دیکھ سکتے ہیں. خالیے کتنے بڑے ہیں, یہاں پہ ویکیولز جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں انیمل سیلز میں. اور مرکز اور مرکزیچہ دونوں میں ہوتا ہے. نیوکلیئر میمبرین بھی دونوں میں ہوتا ہے. مائٹوکونڈریا دونوں میں ہوتا ہے. گولجی اجسام دونوں میں ہوتے ہیں. رائبوزومز ہوتے ہیں. خالیے جیسے میں نے بتائی چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں. سائٹوپلازم ہوتا ہے خلیہ مائع جس میں یہ تمام تیر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نباتی خلیے میں کلوروپلاسٹ ہوتا ہے, سبز مائنہ ہوتا ہے جو حیوانی خلیے میں موجود نہیں ہوتا, کیونکہ ہمیں سبز مائنہ کی ضرورت نہیں ہے نا. نباتات کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. نباتات سبز مائنہ کی مدد سے اپنی غذا از خود تیار کرتے ہیں. تو یہ تمام سینٹروزومز دونوں میں ہوتے ہیں. سائٹوپلازم ہوتا ہے, لائسوزومز ہوتے ہیں, مائٹوکونڈریا میں نے جیسے بتایا یہ بھی ہوتے ہیں. خالیہ جو ہے فرق ہے کہ نباتی خلیے میں خالیہ جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں, اینیمل سیلز میں چھوٹے ہوتے ہیں. اور جو سائٹوپلازم ہے وہ نباتی خلیے میں سائٹوپلازم عموماً خالیے بڑے ہونے کی وجہ سے دیوار سے لگا ہوا ہوتا ہے, خلوی جھلی سے لگا ہوا ہوتا ہے, جبکہ اینیمل سیل میں یہ پھیلا ہوا ہوتا ہے اور تمام خلوی حیوان سے اس میں تیر رہے ہوتے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. امید ہے آج جو کچھ بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر اس میں کوئی چیز جو ہے آپ کی باقی رہ گئی ہے یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی پوری مدد کی جائے گی.
تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشن. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.